नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद करोड़ों पीएफ यूजर्स को अब मोदी सरकार बड़ा दिवाली गिफ्ट देने वाली है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद क्या करने वाली है सरकार? इसके अलावा आज के शो में इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर आ रही सबसे बड़ी खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब यूएस की बात होगी तो अमेरिकी इकॉनमी को लेकर गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी चेतावनी दी। तो चलिए पूरी चर्चा को शानदार और जानदार बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार दिवाली से पहले लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ यूजर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी तक मान लीजिए कि 1,000 रुपए प्रति महीना मिल रहा है। कितना लेकिन बढ़ जाएगा पेंशन? ईपीएफओ 3.0 का क्या हुआ, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अमेरिकी इकॉनमी की। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर से ग्रोथ जो है हैम्पर हो रहा है। किन आंकड़ों के बदौलत ये राय दी जा रही है, विस्तार से पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स की। भारत सरकार भारी भरकम ट्रंप टैरिफ से परेशान इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अरबों रुपए का राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है जल्द ही इस पैकेज को मंजूरी दे सकता है। कितने अरब डॉलर का पैकेज होगा, इससे किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जीएसटी में 2 टैक्स स्लैब हटा के सरकार ने लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दे दी। इसके अलावा दिवाली से पहले सरकार एक और राहत आम लोगों को देने की जो है तैयारी कर रही है। दरअसल भारत सरकार ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों को नई सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर अपने पैसों का पार्शियल विड्रॉवल एटीएम और यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 से लेकर 2,500 रुपए तक करने का भी प्रस्ताव जो है जो विचाराधीन है, यानी चर्चा में। सरकार का प्रयास है कि सौगात को दिवाली से पहले ही लागू किया जाए। इसके अलावा प्रवीण सर, अगले महीने होने वाली बैठक में ईपीएफओ 3.0 पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही। आप पूरे मामले को, पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि लगातार हम लोग जो है मनी सेंट्रल के अलावा भी कई और पैकेजेस कर रहे हैं जिसपे हम लोग लगातार जो है डावरा मैडम के द्वारा जो जितने कदम उठाए जा रहे हैं, ईपीएफओ को समझिए कि एकदम आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको पूरी चर्चा को समझाइए सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जीएसटी के रिफॉर्म के बाद सरकार अब एक और बड़ा जो प्लान कर रही है, या प्लानिंग में पहले से चीज़ें थी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। और जो पीएफ के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उसकी बैठक इसी 10-11 अक्टूबर को होने वाली है, अगले महीने। उसमें कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि 8 करोड़ जो पीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, या 8 करोड़ जो कर्मचारी हैं देश के संगठित क्षेत्र के, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट साबित हो सकता है, ठीक जीएसटी के कट के बाद। तो ये एक बड़ा फैसला करने की तैयारी है, बड़ी चर्निंग की तैयारी है। इसमें भी सबसे बड़ी बात जो सबसे काम, देखिए, ईपीएफओ 3.0 का आना, या एटीएम से पैसा निकालना, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, या यूपीआई को से पैसे निकालने की बात है, विड्रॉल को आसान बनाने की बात है। ये सब चीज़ें दरअसल पिछले साल से चल रही हैं। पहले माना यह गया था कि जून में इन सबको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट हुए। अब सरकार उसको किसी भी हालत में दिवाली तक उसको लागू कर देना चाहती है जी, एक बड़ी बात। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा बड़ी बात है वो है आपकी पेंशन को लेके जो फैसला हो सकता है। अभी तक जो अधिकतम पेंशन है आपकी, जो ईपीएफ में जो ईपीएस है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, उसके तहत मिलने वाली पेंशन कितनी है? 1,000 रुपये। अब उसको बढ़ा के 2,500 रुपये तक करने का प्लान सरकार कर रही है। और इसको लेके जो बैठक जो होगी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, उसमें फैसला हो सकता है। 8 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस वक्त, वो विशाल यही है कि आपकी पेंशन में इजाफा हो सकता है। हालांकि डिमांड लगातार इस बात की बनी हुई है। यही मेरा अगला सवाल था सर। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये था कि तमाम जितने भी पक्ष को हम लोगों ने सुना था सर, या तमाम स्टूडियो की थी, सभी लोग कहते हुए दिख रहे थे सर कि 1,000 रुपये अभी मिल रहा है, इसको तो कम से कम 9,000 रुपये किया जाए। बीच में कई स्टोरियाँ आई कि कहा जाएगा कि 3,000 के आसपास किया जाए।
फिर उसके बाद कहा गया कि चलिए 3,500 के आसपास, अब कहा जा रहा है कि चलिए 1,000 से बढ़ाकर 1,500 से लेकर 2,500 भी कर दीजिए तो बड़ी बात है। आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो सांप सीढ़ी वाला जो नंबर है 9,000 से 3,000, 3,000 से? नहीं देखिए, इसमें 2-3 मोटी मोटी चीज़ें। पहली बात तो ये है कि 1,000 रुपये की पेंशन से किसी का काम चलता नहीं है। ख़ासतौर पे जब आप संगठित क्षेत्र के कर्मचारी रहे, जब आपने लंबे वक्त तक काम किया और उसके बाद जब आपको पेंशन मिलती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत, तो वो 1,000 रुपये आपके ऊँट के मुँह में जीरा की तरह हैं। वो आपके 2-4 दिन या 6 दिन के लिए आपके ग्रॉसरी लाने के लिए भले कामकाज के आए, किसी की ज़िंदगी उससे चलने वाली है नहीं। अब बात आ जाती है कि क्या सरकार बहुत ज़्यादा या 7,500 रुपये की एक जो पेंशन की डिमांड थी, क्या उसको पूरा किया जा सकता है? निश्चित तौर पे 7,500 रुपये की पेंशन का कम से कम जो एक मांग की जा रही थी कर्मचारियों के द्वारा पिछले लंबे वक्त से EPS 95 के तहत कि 7,500 रुपये की कम से कम पेंशन की जाए, सरकार को दरअसल इस पे गौर करने की या ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है जी। और उसके पीछे भी एक बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर है जब आप 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लेके आ रहे हैं, जब आप पक्की पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और बाद में वो हूबहू लागू हो जाएगा राज्यों में भी, तो क्या ऐसी व्यवस्था, मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पाता है 50,000 रुपये की पेंशन जो पक्की पेंशन के तहत उनको मिलने वाली है, क्या इस तरह का इंतजाम एक जो EPFO के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नहीं हो सकता? आप 50-60 हज़ार नहीं, लेकिन कम से कम 8-10 हज़ार रुपये के आसपास की पेंशन का इंतजाम तो आखिर किया जा सकता है। हो सकता है उसमें सरकार का कुछ फंड भी लगे, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी या समाज के बड़े हित को अगर आप देखते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी, लाखों करोड़ रुपए का खजाने का खर्च हम दूसरी चीज़ों पे होते हुए हर साल देखते हैं जी। और इसका सबसे बड़ा, आखिरी जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा देश के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा, जो कि, और हमने कल एक स्टोरी की थी विशाल, और उसको जो हमारी लीड स्टोरी भी थी कि किस तरह से देश का मिडिल क्लास अपने खर्चों के चक्कर में दबता चला जा रहा है, चाहे EMIs हो चाहे होम लोन हो। तो क्या ऐसे वक्त पे देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवार जिनका बड़ा हिस्सा आपका टिका हुआ है प्राइवेट सेक्टर के, ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियों पे, क्या 8 करोड़ अगर मेंबर हैं तो उनके साथ अगर एक घर में 4 या 5 आप मेंबर को मान लीजिए तो 40 करोड़ लोग या 35 करोड़ लोग आपके सीधे कैचमेंट एरिया में आते हैं। क्या इन 35-40 करोड़ लोगों को या 8 करोड़ परिवारों को, अगर हम 5 लोगों के परिवार को एक मान के चलें, 8 करोड़ मेंबर्स के 8 करोड़ परिवार मान के चलें, क्या इनको मिनिमम 7,500 रुपये या 8,000 या 10,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रवीण सर, मेरे पास एक आंकड़ा है, वो बहुत डरावना है, बहुत चिंतित करने वाली है। देखिए, रिटायर्ड कर्मचारी को कहा जा रहा है कि बहुत कम पेंशन मिल रही है। 49 लाख जो हैं EPF कर्मचारी जो हैं उनको 1,500 रुपये से भी कम का पेंशन मिल रहा है, और ये संसद में दिया गया आंकड़ा है सर, उसके लिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ। 4.915 मिलियन पेंशन भोगी जो हैं सर, उनमें से 50% से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं प्रवीण सर, उनको 1,500 रुपये मंथली से भी कम पेंशन मिल रहा है। 7.87 मिलियन पेंशन भोगी, यानी 7 करोड़ 80 लाख के आसपास के जो पेंशन भोगी, उनमें से 96% को 4,000 रुपये जो है प्रति महीने से भी कम का जो है पेंशन मिल रहा है। इसके अलावा सर 8 करोड़ के आसपास जो पेंशन भोगी हैं, समझिए कि 99% लोगों का जो मासिक पेंशन है सर, महीने का जो पेंशन है वो 6,000 से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ सर, मैं आप जो 8 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें मात्र 53,541 पेंशन भोगी ऐसे हैं, यानी अगर इनको आप आंकड़ों में कन्वर्ट करिएगा सर तो 0.65% उनको 6,000 रुपये से ज़्यादा का जो पेंशन है, जो अमाउंट है, वो मिल रहा है। तो कितनी गुर्बत वाली जो स्थिति है ये देखने को बिल्कुल देखिए, इतना बड़ा मिडिल क्लास का तबका आप अगर इसमें मान के चलें तो ये असल में, और सरकार जब खुद संसद में बताती है इस तरह के आंकड़े, तो ये वाकई एक परेशान करने वाले, चिंता पैदा करने वाले आंकड़े हैं। अगर आपको इस देश में वास्तविक बड़े रिफॉर्म के लिए तैयार होना है या उस राह पर अगर सरकार बढ़ना चाहती है, तो कम से कम आपको इतने बड़े तबके को, 8-10 करोड़ लोगों के तबके को, आपको सोशल सिक्योरिटी के मोर्चे पर उनको राहत देनी पड़ेगी, उनको सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो एक
ठीक जीवन जी सकें, एक जीवन स्तर जो एवरेज लाइफ स्टैंडर्ड है उसको वो पा सकें। और उसी लिए पेंशन का सबसे बड़ा रिफॉर्म इस वक्त देश में ज़रूरी है। और मैं इस बात को देखो बार बार कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आप लगातार उपाय करते हैं, लगातार उनको चाहे 8वां वेतन आयोग हो, हर तरह से वहां पे आपको सहूलियतें मिलती हैं, चाहे फ्री इलाज की बात हो या बाकी चीज़ें हो, CGHS की सुविधा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी एक बार रिटायर होता है या एक बार उसकी नौकरी जाती है तो वो अपने उस पर आ जाता है, उसके पास कोई ना सपोर्ट है ना कुछ है। सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी है, उसके पास सारी जिंदगी नौकरी करने का ऑप्शन है। कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो VRS लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? जी, बहुत कम तादाद है बहुत ऐसी, ठीक है। और अच्छी पेंशन की भी व्यवस्था है। अब तक 2004, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2004 के को अभी 20 ही साल हुए हैं, 20-21 साल। 2004 तक आपको पक्की पेंशन वैसे ही मिल रही थी सरकार की तरफ से। तो उस पैरिटी में आपको प्राइवेट सेक्टर के और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कम से कम कर्मचारी हैं उनको लाना पड़ेगा, और इसके बाद नंबर आपको लगाना पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों का, क्योंकि बड़ी तादाद में अब गिग वर्कर्स आ रहे हैं। बड़ी तादाद में अब आपके सामने एक गिग इकॉनमी तैयार है, जहां पे लोगों के पास ना PF है ना दूसरे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। सरकार करना चाह रही, लेकिन आपको देखिए खजाने का एक हिस्सा खोलना पड़ेगा देश के इस तबके के लिए। नहीं, इस आंकड़े को प्रवीण सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, इस आंकड़े को अगर कल की स्टोरी से अगर जोड़ कर देखा जाए कि एक तिमाही में जो मिडिल क्लास का जो खर्चा है वो 56,000 है, और आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं 2 से 2,500 का। वस्तु स्थिति जो हो वो 1 महीने बाद पता चलेगा। उसमें भी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ शहरी इलाकों में खर्च बढ़े हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बढ़े हैं। एक साल में खर्च का 14 ओवरऑल अगर हम देखें कंबाइंड, एक साल में 14% खर्च का बढ़ जाना एक आम परिवार पे, ये बहुत चिंताजनक है। आपके महंगाई कह रही है कि आप 6%, 5%, 4% पे हैं, 2% के नीचे है महंगाई, और लोगों के खर्च बढ़ गए 14%, तो वो महंगाई आ कहां से रही है? इसी बात को तो रेखांकित करेंगे हम लोग सर दूसरी स्टोरी में। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अमेरिकी इकॉनमी को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी पे बने रहते हैं सर। EPFO 3.0 पर भी आपसे गंभीर चर्चा करेंगे। कहा गया सर लाव लश्कर से के साथ इसको जो है कहा गया कि पेश किया जा रहा है, बहुत सहूलियतें दी जाएंगी। आप जो है UPI से स्कैन कीजिए, पैसा निकल जाएगा, ATM ले जाइए, ATM से अपना PF का पैसा निकाल लीजिए। पहले आपको बहुत जो है धूल फांकना पड़ता था, लाइन लगाने पड़ते थे, पेपर वर्क करना पड़ता था। इसके अलावा और भी कई तरह के रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है। हालांकि वो डिटेल हो गया, आपने अपनी बात में उस चीज़ को रेखांकित किया, लेकिन सर EPFO 3.0 है क्या, आपसे समझना चाहेंगे, और इससे जो रिफॉर्म्स की जो नई गाथा लिखी जाएगी उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए EPFO 3.0 कह लीजिए या उसको कुछ भी उसका नाम ले लीजिए, उसका उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बेसिक बात जो है, और इसको भी हम लगातार जितनी बार भी हमने PF से जुड़े मामलों पे चर्चा की है, उसमें हमने हमेशा कहा है कि PF पे सरकार ने दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अपना पूरी जो अप्रोच है उसको बदला है। इससे पहले गवर्नमेंट्स का रुख जो था वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव था। सरकार EPFO और PF के पैसे पर हाथ नहीं लगाना चाहती थी। सरकारें नहीं चाहती थी कि आपका पैसा आप इस्तेमाल कर पाएँ। राइडर्स उसमें ये थे कि कुछ एक जो बहुत सख्त शर्तें थी, उसके अलावा PF का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। सर शर्तें की बात की तो जैसे घर का निर्माण करना हो, खरीदना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो, होम लोन का अगर पेमेंट करना हो तो, घर की मरम्मत करानी हो तो, या शादी ब्याह वाला मामला हो, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब सरकार की पिछले कुछ वर्षों में ये अप्रोच बदली है। सरकार चाहती है कि आपका पैसा है, आप इसको एक लिमिटेड वे में आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लीजिए। सरकार को उसमें आपत्ति नहीं, सरकार भी उस पैसे को मैनेज कर रही है, तो उसमें दुनिया का झंझट है। सरकार को 8.25% का सालाना का आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ रहा है, जो कि ब्याज मिल नहीं रहा है। गोल्ड ETF को लाना हो, मार्केट लिंक करना हो, नॉर्मल तरीके से जो 8.25% का ब्याज है वो कहीं आपको अभी अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से ब्याज दरों का साइकिल जो रिवर्स गियर में है, उसमें इतना ब्याज निकालना वो PFRDA के लिए भी चुनौती है कि आखिर पैसा रिटर्न कैसे जनरेट किया जाए। वजह उसकी ये भी है कि जो PF का पैसा है उसको कहाँ लगाया जाए, इसको लेके बड़ी शर्तें गंभीर हैं। बहुत टेढ़ी खीर है, वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तब आप उस पर कोई फैसला ले पाते हैं। तो सुधारों की एक प्रक्रिया दरअसल वहाँ भी पेंडिंग है कि क्या PF का पैसा ज़्यादा बाजार में लगाया जाए।
पिछले साल इसको लेकर डिमांड हो चुकी है सरकार के पास कि साहब इस पैसे को बाजार में ज़्यादा लगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हाल के वक्त में जब मार्केट में गिरावट आई पिछले साल अक्टूबर से और अभी तक जी। उसके बाद सरकार ने फिर पैर पीछे खींच लिया कि इस मसले को छूना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक फ्रंट पे सरकार फंसी हुई है। जी। तो ओवरऑल बाकी कहानी हम सबको पता ही है कि कैसे क्या करना है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है सर? दिवाली से पहले कारों पर बड़ी डिस्काउंट देना हो, जीएसटी रेट कट कर देना हो, 2 टैक्स स्लैब्स को दम ऐसे दम तलवार की जैसा काट देना हो, दम अब 2 टैक्स स्लैब्स है, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ईपीएफओ को लेकर बड़ा नहीं, देखिए सरकारों को इतनी ही हड़बड़ी में होना चाहिए। ये कोई 100 साल का सौदा नहीं है कि आप 50 साल 70 साल में किसी रिफॉर्म को लेके आ पाएंगे। रिफॉर्म की रफ्तार अगर आपको देखो चीन जैसा बनना है, चीन की तरह अगर आपको तेज रफ्तार से देश को डेवलप्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ना है, एक इकोनॉमी ऐसी जो बिजनेस आधारित हो, जहाँ पे कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसकी तरफ अगर बढ़ना है तो आपको रिफॉर्म की रफ्तार तेजी रखनी होगी। सरकारें तो ठंडे बस्ते में डाले रहती हैं कि साहब ये मसला बहुत सेंसिटिव है, इसमें तो हाथ नहीं लगाना, ये पढ़िए फाइल। फिर दूसरा मैटर आया कि क्या ऐसा काम कर लिया जाए, बोले ना ना ये तो बहुत गंभीर बात है, इसको तो छूते ही नहीं है। तो चाहे आप कोटा देख लीजिए, कोटा सिस्टम जो राशन की प्रक्रिया थी, चाहे आप चीनी का कोटे की मामला देख लीजिए, तो जो आम लोगों से जुड़ी बिल्कुल जो आम लोगों से जुड़ी चीज़ें थी उन पे सरकार किसी तरह का बदलाव ला नहीं पाई लंबे वक्त तक। लेकिन अब जिस हिसाब से देश बदल रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, आपको रिफॉर्म की रफ्तार भी दोगुनी करनी होगी। ये चीज़ जो जीएसटी का रिफॉर्म सरकार 5 साल में कर सकती थी, जब लगातार शिकायतें आ रही थी, लेकिन बैठे थे कि राज्य ही नहीं मानेंगे, अब एक झटके में राज्य मान गए, कोई इशू ही नहीं हुआ। तो खैर अब इस सबको लेके भी कहानी लंबी ही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी इकॉनमी पर दबाव के संकेत और तेज हो गए हैं। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ जो हैं डेविड सोलोमन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड वॉर से ग्रोथ पर चोट पहुंच रही, यानी ग्रोथ जो है हैम्पर हो रहा है। उनका कहना है कि लेबर मार्केट डेटा और महंगाई के ट्रेंड से साफ है कि इकॉनमी सॉफ्ट हो रही। प्रवीण सर, इससे पहले भी जहाँ तक मुझे याद है सर कि जेपी मॉर्गन के जो सीईओ हैं जेमी डिमॉन, उन्होंने भी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर होते हुए देखा और उन्होंने इस बात को लेकर बहुत अच्छा लेख भी लिखा। आपसे समझना चाहेंगे सर कि पूरा मामला है क्या? ये तो जब से टैरिफ वाला मामला स्टार्ट हुआ है सर, उस समय से हम लोग इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। मनी सेंटर में भी डिस्कस किया कि तमाम जितने भी जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब का ये जो कदम है वो खुद अमेरिका पर ही बैकफायर होता हुआ दिखेगा। जीडीपी जो है उनकी श्रिंक होती हुई भी नजर आई थी और उसके बाद अब देखिए ऐसी खबरें आना। नहीं बिल्कुल, चाहे जेमी डिमॉन हो या डेविड सोलोमन हो, दोनों के जो बयान है या दोनों की जो बात है वो वाकई अमेरिकी इकॉनमी में मौजूद कमजोरी को, उसके रिसेशन की तरफ बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। और उसमें सबसे ताज़ा जो चीज़ आई है वो आई है अमेरिकी जॉब डेटा, लेबर मार्केट का डेटा जो आया, जहां नॉन फार्म जो जॉब्स हैं वो आपके जुलाई में 73,000 आपके दिखाई दिए हैं और अगस्त में ये आंकड़ा गिर के 22,000 पे आ गया है। ओवरऑल अगर पूरे साल की बात करें तो ये जो ओवरऑल ये डेटा कहता क्या है सर, एकदम आसान भाषा में अगर समझना चाहे? सीधी बात ये है कि नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉन फार्म जॉब है या लेबर हैं, वहाँ पे इस साल 9,11,000 नौकरियों की कमी की बात कही जा रही है। और यहीं से वो बात निकल के सामने आती है कि अमेरिकी इकॉनमी दरअसल अब एक कमजोरी दिखा रही है। इस बात को चाहे जेमी डिमॉन हो या फिर आपके डेविड हो सोलोमन हो, दोनों लोग इस बात को, गोल्डमैन सैक्स के और आपके जेपी मॉर्गन के, दोनों लोग इस बात को दोहरा रहे हैं। अमेरिका को दरअसल अब अपनी पूरी जो प्रक्रिया है, जो जिसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, वहाँ उसको अब नज़र डालने की ज़रूरत है कि क्या ये अमेरिका का, अमेरिकी लोगों का वाकई भला कर रही है या इस पॉलिसी से पूरी दुनिया के लिए तो मुश्किलें बढ़ी रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आ रही है, चाहे महंगाई के मोर्चे से ले लीजिए या नौकरियों के एंड पे ले लीजिए, दोनों जगहों पर मुश्किलें हैं। और इसी वजह से माना ये जा रहा है कि अब फेड जो है वो एक रेट कट कर सकता है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या यही वजह तो नहीं है कि इंडिया के साथ सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं ट्रंप साहब? कहेंगे नहीं मोदी इज़ माई फ्रेंड। ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत के साथ सॉफ्ट होने की ज़्यादा बड़ी वजह इस वक्त
मुझे ये दिखाई देती है कि चीन का इस पूरी पिक्चर में आ जाना और दोनों भारत, चीन और रूस और ब्राज़ील, इनका एक साथ आना असल में अमेरिका को ज़्यादा खटक रहा है इस वक्त। और इसीलिए जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप को जो सलाह देते हैं, ऐसे लोगों ने उनको ये बताया होगा कि आप थोड़ा अब अपना गियर जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। नोबेल पीस प्राइज़ का मोह या लालच छोड़ दीजिए और जो वास्तविक मुश्किलें हैं दुनिया के सामने या अमेरिका के सामने, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जी, अब सर लौटते हैं महंगाई वाले मामले पर। कहा जा रहा है कि अगस्त में जो थोक महंगाई यानी जो होलसेल इन्फ्लेशन वाला जो मामला है, वो कहा गया कि अप्रत्याशित रूप से गिरी है। लेकिन उसमें पेंच ये है कि सोलोमन का कहना है सर कि कीमतें जो हैं ऊंची स्तर पर अभी भी बनी हुई है। इसी बात को मैं जोड़ रहा था भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कि यहाँ भी कहा गया कि 1.55% के आसपास महंगाई है, लेकिन जो असल अगर धरातल में देखा जाए सर तो यहाँ तो महंगाई कुछ और ही रहती है सर। तो पहले अमेरिका का परिप्रेक्ष्य में समझाइएगा बात को, फिर लेट विल कम टू। देखिए, अमेरिका में तो महंगाई बढ़ेगी और इसको अलग अलग जो अर्थशास्त्रीय जानकार है वो कह चुके हैं कि अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में एंट्री करने वाला है। अभी जो टैरिफ का जो असर है वो अमेरिका पे दरअसल पूरी तौर पर पड़ा नहीं है। अभी भारत पे भी टैरिफ का असर पूरे तौर पे पड़ा नहीं है, बिल्कुल। अब आगे जाके दिखाई देगा अगले 2-1 महीने में, 3 महीने में, और तभी अमेरिका में दिखाई देना पड़ेगा जब पूरी दुनिया के साथ या तो डील्स होंगी या नहीं होंगी, और उसके बाद अमेरिका में सामान पहुंचने की क्या रफ्तार है, कितने प्राइस पे अमेरिका में चीज़ें पहुंच रही हैं, ये सब चीज़ें तय होंगी। जी, आपको याद होगा कल हमने बात की थी हायर एक्ट की, जिसको लाया जा रहा है आईटी सेक्टर पे दबाव आने की बात। बिल्कुल। अब भारत का आईटी सेक्टर तो उससे जूझेगा ही, मुश्किल में आएगा ही, क्योंकि लंबा चौड़ा कारोबार अमेरिका के साथ है, लेकिन उसका असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, अमेरिकन कंज्यूमर्स पे भी पड़ेगा। तो अमेरिका, बिल्कुल, अमेरिका की आईटी कंपनियों पे भी पड़ेगा। जो सस्ता लेबर आप करा लेते थे, जो सस्ता आप आउटसोर्स कर देते थे, उसको आपको महंगे दाम पे करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे कॉस्ट किसको बेयर करनी पड़ेगी? वो करनी पड़ेगी आपके आम कंज्यूमर को। जी, तो ये तो सर्विसेज की बात हुई। अब गुड्स पे अगर आप चले जाएं तो चाहे चीन से सामान ले लीजिए, चाहे भारत से सामान ले लीजिए, अगर महंगा सामान भारत का पहुंचेगा, मान लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात कर लीजिए या कपड़ों के अपैरल की बात कर लीजिए, अगर भारत से लैंडेड प्राइस ही अगर महंगा हो जाता है अमेरिका के लिए, तो कंज्यूमर पे प्राइस की मार पड़ेगी ना। 2-4-5% मान लीजिए भारतीय कंपनी झेल लेगी, 2-4% झेल लेगी मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसके बाद का जो टैरिफ का पोर्शन है वो सीधा सीधा कंज्यूमर्स पे जाएगा। और कंपनियां बहुत लंबे समय तक अपने मार्जिन्स को स्क्वीज भी नहीं रख पाएंगी। तो अल्टीमेटली आफत असल में अमेरिकन लोगों पे है, करोड़ों लोगों पे। जी, अब आफत की बात हो रही है सर, तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को देख लीजिए या जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को देख लीजिए, इसका असर सर, अब द बिगर पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, अब भारत पर और भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है लंबे वक्त तक, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, भारतीय शेयर बाजार तो अभी और इंडियन इकोनॉमी पर भी, इकोनॉमी के लिए कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम फिच की भी रिपोर्ट देख रहे हैं जो आई, जिसमें कहा गया कि इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से बढ़ेगी, 6.9% की ग्रोथ इस साल रहने की बात कही जा रही है, हालांकि इसके अगले साल 6.3% और उसके अगले साल 6.2% की ग्रोथ की बात फिच ने कही है। इसका मतलब यह है कि टैरिफ पूरी तौर पर प्रभावी हो भी जाए तो भारत 6.5% के आसपास की ग्रोथ करता रहेगा। तो इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ने की आशंका कम दिखाई देती है। भारत ने कोशिश की है कि इनवार्ड ही जो है वो आप कंजम्पशन पर काम करें, और उसके लिए सरकार रिफॉर्म कर रही है। और रुपए और एफआईआईज के जो फ्लोज हैं उस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, एफआईआईज का मसला जहाँ तक है, उनको क्या ये समझ में आएगा कि इस टैरिफ के बाद भारत की इकोनॉमी, भारत का पूरा जो कारोबार है वो अगर मजबूती से चलता दिखाई देगा, भारत के बाजारों में अगर रिटर्न अच्छे दिखाई देंगे, तो एफआईआईज भी वापस लौटेंगे। फिलहाल चारों तरफ गफलत का माहौल है और इसीलिए बाजार भी गफलत में नजर आ रहे हैं कि किसी बड़ी, आप समझिए ना, जीएसटी की इतनी बड़ी खबर के बावजूद बाजारों में कोई बहुत बड़ी तेजी आई नहीं, टस से मस नहीं हुआ सर। हाँ, जबकि ऑटो सेक्टर के लिए या एफएमसीजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी।
तो मार्केट्स मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक हलचल देखने को मिला सर, सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन ओवरऑल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ खास बहुत बढ़ोतरी, लेकिन तमाम अनसर्टेनिटीज के बीच सर एक अच्छी खबर ये भी तो आ रही है सर कि कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास जो है अंतरिम ट्रेड डील को लेकर कुछ बातें जो है सामने आती हुई दिख रही है। वो भी लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए हमारे बिल्कुल बिल्कुल। वो पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि जैसी पहले बात हुई थी फरवरी में कि हमारी अमेरिका के साथ ट्रेड डील, फर्स्ट रेंज की ट्रेड डील नवंबर तक हो सकती है, तो उस रास्ते पे बातचीत आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि नवंबर या इस साल के आखिर तक एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो जाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा जो भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ से प्रभावित एक्सपोर्टर्स के लिए एक व्यापक राहत पैकेज देने की योजना बनाई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कोलैटरल फ्री लोन्स और सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से राहत देने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये राहत पैकेज जो है 22.5 अरब रुपए, यानी इसको अगर कन्वर्ट करें तो $255 मिलियन के आसपास का जो है हो सकता है। हालांकि सरकार ने अभी इस पर जो है कोई बात जो है आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दिया है, लेकिन प्रवीण सर, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, मैं आपसे समझना चाहूँगा। बिल्कुल, सरकार ने देखिए पूरे अपने जितने रिसोर्सेज थे एक तरह से वो खोल दिए, और इसको सरकार ने पहले ही कहा था कि हम एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो उनको राहत देने के लिए, निर्मला सीतारमण साहब का जो बयान है, मैडम का जो बयान है, और उनको बचाने के लिए एक्सपोर्टर्स को हम कुछ बड़े कदम उठाएंगे, उनको इस तरह से इस हालात में छोड़ नहीं सकते। अब उसमें माना ये जा रहा है कि 22 अरब रुपए का एक पैकेज जो है, राहत पैकेज सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए जारी कर सकती है, जिसमें उनको इंटरेस्ट एक तरह से कम इंटरेस्ट पे लोन देना हो, या आपको आसानी से मिलने वाले जो है सब्सिडाइज्ड जो कोलेटरल फ्री कर्ज उसकी बात हो। तो कुल मिला के सरकार अब तैयारी में है। सरकार खजाने का एक तरह से सरकार ने खजाना खोल दिया है कि आप एक्सपोर्टर्स के लिए, या जो MSMEs हैं, छोटी यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनको किस तरह से बचाया जाना, उसके लिए सरकार अब पूरी तरह से तैयार खड़ी है। और अच्छी बात यह है कि सरकार के कदम लगातार तब बने हुए हैं जबकि इस बात को लेकर अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि सरकार, भारत सरकार और अमेरिका के बीच में जल्दी ही चीज़ें सुलझ सकती हैं, ट्रेड डील हो सकती है। इसके बावजूद सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा पैकेज ला सकती है, और ये जो देश के चाहे टेक्सटाइल से लेके शूज़ हों, अपैरल हों, या आपके जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो, इन सभी सेक्टर्स के जो ओनर हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं जी, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। तो सर जो खबरें आ रही थी कि तमिलनाडु हो गया या जो गुजरात हो गया, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, नोएडा हो गया, सूरत की भी बात कही जा रही थी कि वहाँ जॉब लॉसेस की बात कही जा रही थी, या ऐसी भी खबरें मीडिया सोर्सेज में चल रही थी सर कि वहाँ जो है प्रोडक्शन दम कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। कारीगर जो थे उनको कहा गया कि अब आप लौट जाइए क्योंकि अभी काम है नहीं। तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगा? नहीं, बिल्कुल इन सब समस्याओं से निजात मिल सकती है, और अगर नवंबर तक ट्रेड डील हो जाती है तो वहाँ पे भी चीज़ें ईज आउट होंगी। एक्सपोर्टर्स को असल में सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी वो इस वक्त इस बात की होगी कि उनके पास सामान, इन्वेंट्रीज रेडी है, कैपिटल कहाँ से आएगी, क्योंकि सामान आपका बिक नहीं रहा है। तो जो एक साइकिल होता है आपका रोटेशन, पैसे के फ्लो का, कैपिटल के फ्लो का, वो आपका रुक जाता है, और ऐसे टाइम पे फिर आपको अपने कर्मचारियों को पैसे देने की हालत नहीं होती। उस वक्त पे सरकार जो पूंजी बैंकों के जरिए मुहैया कराएगी, चाहे कम इंटरेस्ट पे हो या कोलेटरल फ्री हो, वो उनको एक जो मच नीडेड कैपिटल है उसको पूरा करेगी विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।